हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। आज हम हिमाचल प्रदेश के गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर के 19 से लेके 25 अप्रैल के जितने भी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं उनको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा गया था हेडिंग में कि ऑपरेशन दोस्त। तो ऑपरेशन दोस्त के बारे में जान लेते हैं। तुर्की व सीरिया में फरवरी 2023 के पहले सप्ताह में आए भीषण भूकंपों से हजारों लोगों की मौत हुई। बहुत सारे लोगों को टाइम पे हेल्प नहीं मिलने की वजह से लोगों की मृत्यु हुई थी और इसी दुखद आपदा के समय राहत कार्यों में हाथ बटाने के लिए भारत ने विशेष टीम 7 फरवरी को रवाना किया था। इसमें एनडीआरएफ के सदस्यों के अतिरिक्त सेना, वायुसेना और अन्य विभागों के जवान भी शामिल थे और इनमें कुछ महिला कर्मी भी थी। इनके रातों रात पासपोर्ट विदेश विभाग ने तैयार किए तथा वीज़ा की व्यवस्था भी करवाई और भारत के इस राहत मिशन को ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया गया। तो सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन दोस्त किससे रिलेट है। सीरिया में 2023 को भीषण भूकंप में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। भारत ने विशेष टीम भारत से रवाना किया था जिसमें सेना के जवान, वायुसेना और अन्य विभागों के जवान शामिल थे और इसमें कुछ महिला कर्मी भी थी। भारत के इस राहत मिशन को ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया गया। इस मिशन के तहत भारतीय दल ने 1 सप्ताह से भी अधिक समय तक वहां रहकर राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग दिया। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था, हिमाचल सरकार उच्च शिक्षा के लिए गरीब छात्रों को किस योजना के तहत 1% ब्याज पर कर्ज देगी? इसका आंसर है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। तो ये अमाउंट भी ध्यान रखना है कि 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। सीएम सुक्खू ने एक बयान में कहा है कि योजना का उद्देश्य वंचित बच्चों को वित्तीय संस्थानों या बैंक के माध्यम से रुपए की ब्याज दर पर एजुकेशन लोन प्रदान करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, हिमाचल में नवगठित परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल का मुख्यालय किस जिले में है? इसका आंसर है हमीरपुर। हाल ही में जब कैबिनेट मीटिंग हुई थी तो उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में पहला फैसला लिया गया कि हमीरपुर में राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण खोलने को लेकर मंजूरी दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान नेकराम शर्मा हिमाचल के किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? इसका आंसर है करसोग की नाज पंचायत से। नेकराम शर्मा जी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के तहसील करसोग के नाज क्षेत्र से संबंध रखते हैं। नेकराम शर्मा जी का जन्म 1 जुलाई 1964 को हुआ है। मंडी जिला से ताल्लुक रखने वाले नेकराम शर्मा को कृषि क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान मिला है। तो ये ध्यान रखना है कि नेकराम शर्मा जी को कृषि क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दिल्ली में बुधवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेकराम शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया है। उसके बाद नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका आंसर है लाहौल स्पीति। आप सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति है। ये जिला भारत का भी सबसे बड़ा जिला है जिसका क्षेत्रफल है लगभग 13,833 वर्ग किलोमीटर है। इसमें राज्य के क्षेत्रफल का 24.85% हिस्सा आता है। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हमीरपुर जिसका क्षेत्रफल लगभग 1,118 वर्ग किलोमीटर है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल को तिब्बत से अलग करती है? इसका आंसर है जास्कर पर्वत श्रृंखला। इस क्षेत्र में मुख्यतः जास्कर पर्वत श्रृंखला आती है जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी का नाम है शिल्ला जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है और जिसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 7,025 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है, महिलाओं और बालकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन सा अभियान आरंभ किया है? इसका आंसर है डिजिटल शक्ति 4.0। महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति 4.0 का शुभ आरंभ किया है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण
का शुभारंभ किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा, जिन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए दोबारा अपॉइंट किया गया है। इन्हें 7 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए दोबारा राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये डेट याद रखना है कि रेखा शर्मा जी को 7 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष चुना है। ये 7 अगस्त 2021 से लेकर 3 साल के कार्यकाल के लिए इन्हें दोबारा चुना गया है। उसके बाद नेक्स्ट है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर है 18 नवंबर। 18 नवंबर 1945 को महात्मा गांधी ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रांस के अध्यक्ष बने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी वर्गों के लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस समझौते पर महात्मा गांधी जी ने हस्ताक्षर किया था। इसीलिए इस दिन को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत 18 नवंबर 1945 को हुई थी। तो उसके बाद से हर साल 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में हाल ही में पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया गया है। इसका आंसर है वडोदरा। ये कुछ नगर पालिका बॉन्ड्स की डिटेल्स हैं कि नगर पालिका बॉन्ड्स को भारत में नगर पालिका बॉन्ड्स को स्थानीय शहरी निकायों द्वारा जारी किए जाते हैं और इन बॉन्ड्स के जरिए शहरी निकाय अपने विकास कार्यों एवं अन्य खर्चों हेतु धन जुटाते हैं। और इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अहमदाबाद नगर निगम ने बिना किसी सरकारी गारंटी के 100 करोड़ रुपए का पहला नगर पालिका बॉन्ड जनवरी 1998 में जारी किया था, मोस्ट आईएमपी पॉइंट, जिसका उद्देश्य शहर में आधारभूत ढांचा सुविधा परियोजना को वित्त पोषित करना था। अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आता है तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। काफी मोटिवेशन मिलती है आपकी लाइक और सब्सक्राइब से। उसके बाद नेक्स्ट है जल जीवन मिशन में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। कुछ डिटेल्स चेक कर लेते हैं। हर घर जल भारत सरकार द्वारा 2019 से 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई ये एक योजना है। और भारत सरकार की तरफ से हर घर, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि भारत सरकार की तरफ से हर घर जल मिशन शुरू किया गया था, जिसमें गोवा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये नाम भी याद रखना है कि भारत सरकार की तरफ से हर घर जल मिशन में गोवा ने पहला स्थान हासिल किया है और जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। उसके बाद नेक्स्ट है नताशा पीरक मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। इसका आंसर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया में रविवार को दूसरे दौर के चुनाव में नताशा पीरक मुसर देश की पहली राष्ट्रपति चुनी गई है। तो यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया कि मुसर देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है नताशा पीरक। और इसके अलावा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, जिन्होंने 19 जुलाई को पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के खिलाफ चुनाव जीता था। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत को भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम था प्रतिभा सिंह पाटिल। उसके बाद नेक्स्ट है किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला डेविस कप खिताब जीता है। इसका आंसर है कनाडा। कनाडा ने पहली बार डेविस कप टेनिस खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कनाडा की टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 2-0 से हराकर डेविस कप का खिताब अपने नाम किया है। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास जोधपुर में संपन्न हुआ। इसका आंसर है गरुड़ अभ्यास। भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच में संयुक्त अभ्यास का नाम है गरुड़। उसके बाद एक और पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत और फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, ये बात चल रही है नौसेना अभ्यास की, जिसका नाम है वरुण। तो 2023 में वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण 16 जनवरी 2023 को पश्चिमी समुद्र तट पर शुरू हुआ था।
तो इस तरह से हमारे काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले तो भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच में अभ्यास हुआ था, उसे कहा जाता है गरुड़ अभ्यास। और भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेनाओं के बीच में जो अभ्यास हुआ था उसका नाम है वरुण। वरुण 2023 का 21वां संस्करण था, जो 16 जनवरी को पश्चिमी समुद्र तट पर शुरू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है लद्दाख का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर है 31 अक्टूबर। डिटेल्स जान लेते हैं लद्दाख के बारे में। 2019 में भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 2019 पारित किया, जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो ये डेट भी ध्यान रखना है कि लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यहाँ तक तो पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद लद्दाख की राजधानी कारगिल और लेह है। अब इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। 1947 से पहले, तो यहाँ पे बात चल रही है 1947 से पहले की, लद्दाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी लेह थी। तो 1947 से पहले लद्दाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी लेह, जबकि लद्दाख की शीतकालीन राजधानी थी स्कार्दू। तो ये दोनों ही पॉइंट्स याद रखना है कि 1947 से पहले लद्दाख की 2 राजधानियां थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी और शीतकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन राजधानी थी लद्दाख की लेह और शीतकालीन राजधानी थी स्कार्दू। 15 अगस्त 1947 के बाद 2019 तक लेह लद्दाख की राजधानी थी। तो ये डेट सेपरेटली याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 15 अगस्त 1947 के बाद 2019 तक, 47 के बाद 2019 तक लेह लद्दाख की राजधानी थी। ठीक है। और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसे हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया है कि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो इस प्रकार लद्दाख की 2 राजधानियां हैं, शीतकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी, कारगिल और लेह। तो इस तरह से 1947 से पहले भी लद्दाख की 2 राजधानियां थी और एट प्रेजेंट टाइम पे लद्दाख की 2 राजधानियां हैं, कारगिल और लेह। और लेह और कारगिल दोनों को लद्दाख की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्पस से। लद्दाख के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट्स लग रहे थे वो मैंने सभी इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर है राजस्थान। अब मानगढ़ धाम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। मानगढ़ में महान संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1500 से अधिक भील आदिवासी ने अपना बलिदान दिया था। गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित मानगढ़ पहाड़ी को आदिवासी जलियांवाला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मानगढ़ स्थित है गुजरात राजस्थान के सीमा के पास। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा जिले में अनंतपुरी से कुछ दूरी पर बना हुआ है और राजस्थान सरकार ने 27 मई 1999 को नरसंहार में मारे गए आदिवासियों की याद में शहीद स्मारक बनाया था और अब इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे मानगढ़ धाम से रिलेटेड कि इसे राष्ट्रीय स्मारक क्यों बनाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। इसका आंसर है होमर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने साल 2022 के लिए अपने शब्द का खुलासा कर दिया है। डिक्शनरी ने इस साल के लिए होमर के रूप में अपने शब्द का चयन किया है और होमर बेसबॉल में होम रन के लिए एक अनौपचारिक अंग्रेजी शब्द है। तो ये भी ध्यान रखना है कि होमर शब्द बेसबॉल में होम रन के लिए एक अनौपचारिक अमेरिकी शब्द है। यहाँ तक हमने 19 से लेकर 25 अप्रैल के जितने भी क्वेश्चंस गिरिराज न्यूज़पेपर में पूछे गए थे उन सभी को डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव साबित होंगी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।